वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 4 सितंबर 2020 और 4 सितंबर 2020 से इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा जो निश्चित ही आपके कंपटीशन एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। आज के करंट अफेयर की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ओणम का त्योहार मनाया गया है? तो जो ओणम का त्योहार मनाया गया है वो किस राज्य के द्वारा मनाया गया है? केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो केरल के द्वारा हाल ही में ओणम त्योहार मनाया गया। ओणम जो त्योहार है केरल का वो राज्य उत्सव है, यानी कि यहाँ का जो राज्य उत्सव है केरल का वो कौन सा है? ओणम है। अब देखिए, बात अगर केरल की आई है तो केरल के बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो राज्य आप देख रहे हैं ये कौन सा राज्य है? केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल। जिसकी सीमा किन किन राज्यों से साझा होती है? तो यहाँ पर कौन सा है हमारा? महाराष्ट्र, कर्नाटक, और यहाँ पे कौन सा है? तमिलनाडु। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पुडुचेरी का भी जो 4 जिले हैं उनमें से एक जिला है माहे, वो भी कहाँ पर है? केरल में है। तो ये कितने राज्यों से सटा हुआ है? तो इधर कर्नाटक, इधर तमिलनाडु और इधर पुडुचेरी का कौन सा? माहे। और इधर क्या है? अरब सागर। इस तट को जो कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल की जो राजधानी है वो आपको पता है क्या है? तिरुवनंतपुरम है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रेजेंट टाइम के पिनरई विजयन है। विधानसभा सीटें यहाँ पर 141 है, राज्यसभा सीटें 9 है और लोकसभा सीटें कितनी है यहाँ पर? 20। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? मलयालम है। इसकी सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी नदी है? पेरियार नदी है। और अगर हम बात करें केरल राज्य की तो सबसे ज्यादा जो शिशु मृत्यु दर है पूरे भारत में, सबसे कम जो मृत्यु दर है वो कहाँ पर है? केरल में ही है। और सबसे ज्यादा जो साक्षर राज्य माना जाता है वो भी कौन सा माना जाता है? केरल राज्य ही माना जाता है। तो इतना आपको केरल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2020 को भारत और रूस के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न किया जाएगा? तो ये युद्ध अभ्यास संपन्न किया जाएगा इंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो इंद्र जो युद्धाभ्यास है वो किन दोनों के बीच किया जाएगा? भारत और रूस के बीच में। कब किया जाएगा? सितंबर 2020। अब ये जो इंद्र युद्धाभ्यास है ये होता क्यों है और किस किस के बीच होता है? तो ये भारत और रूस की नौसेना की जो सैनिक टुकड़ी रहती है उनके बीच होता है, जिससे दोनों सेनाओं के बीच मेलजोल बढ़ सके और आपसी सहयोग के साथ एक दूसरे की सहायता भी की जा सके। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इंद्र। जबकि मैंने आपको पहले बताया था अभी कुछ टाइम पहले, रूस में जो कावकाज 2020 युद्ध अभ्यास होने वाला था जिसमें लगभग 20 देश, अंतरराष्ट्रीय देश हिस्सा लेंगे, उससे भारत ने अपना नाम क्या ले लिया है? अभी हाल ही में वापस ले लिया है। अब देखिए, बात अगर रूस की आई है तो रूस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है हमारा? रूस, जो कि दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। एशिया महाद्वीप में इसका ज्यादातर हिस्सा आता है, कुछ हिस्सा इसका यूरोप महाद्वीप में भी आता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप में जहां से रूस अलग होता है वो कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, जिसमें राजधानी अगर हम बात करें मॉस्को, वो यूरोप महाद्वीप में ही आती है। और इधर साइबेरिया क्षेत्र यानी कि बर्फ ही बर्फ इलाका है, जहां पर दुनिया का सबसे ठंडा स्थान भी है। कौन सा बर्फ है? कौन से क्षेत्र में? साइबेरिया क्षेत्र में। तो ये रूस है। रूस की जो क्षेत्रफल है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि जनसंख्या में 7वें स्थान पर आता है। यहाँ की जो राजधानी है वो मॉस्को है, सबसे बड़ा नगर भी इसका मॉस्को है। यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो रूसी है। राष्ट्रपति यहाँ के प्रेजेंट टाइम के व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव है। यहाँ की जो विधानमंडल है उसे संघीय परिषद है। जिसकी जो निम्न सदन है उसे किस नाम से जानते हैं वो आपको पता होना चाहिए, सीनेट ड्यूमा। और यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है? रूबल। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो प्रतिवर्ष 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने समूह गा की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको केंद्र सरकार ने समूह गा की नौकरियों में कितने नए खेलों को शामिल कर उनको इस पोस्ट कोटा के तहत नौकरी देने की घोषणा की है? तो ये जो घोषणा की गई है वो कितने नए खेल शामिल किए गए हैं? 20 नए खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 20 नए खेल शामिल किए गए हैं,
जिसके तहत अब पोस्ट कोटा यानी कि खेल कोटा के तहत इनको क्या दी जा सकती है, नौकरी दी जा सकती है। कौन से ग्रुप में, ग्रुप सी में। आपको पता है 4 तरीके की जॉब होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो एक ग्रुप सी की जॉब है जिनमें इनको 20 नए खेलों को शामिल किया गया। पहले टोटल कितने खेल थे जिसके तहत कोटा के तहत उन्हें नौकरी दी जाती, तो वो थे 43, 20 और जोड़ दिए गए तो अब कितने हो गए, 63। अब कुछ मुख्य खेल कौन से हैं जो जोड़े गए हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मलखंब, रग्बी, रस्साकसी, बेसबॉल, रस्साकसी, बास्केटबॉल, पैरालंपिक, ये सभी खेल इसमें क्या किए गए, शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने किस मंदिर की शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है। तो ये जो पंचामृत चढ़ाने पर जो रोक लगाई गई है वो लगाई गई है महाकालेश्वर मंदिर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो महाकालेश्वर मंदिर की जो शिवलिंग है उस पर अब पंचामृत चढ़ाने की क्या लगा दी गई है, रोक, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब ये क्यों लगाई गई है, तो दरअसल क्या हो रहा था, महाकालेश्वर मंदिर की शिवलिंग में क्षरण हो रहा था, यानी कि वो क्या हो रही थी, धीरे धीरे घिस रही थी, क्योंकि उस पर क्या होता है, उस शिवलिंग पर घी, बूरा आदि सामग्री मला जाता था जिससे उसका क्षरण हो रहा था धीरे धीरे। तो उसी का संरक्षण करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने पर क्या लगा दी है, रोक लगा दी है। अब देखिए महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात आई है तो महाकालेश्वर मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। महाकालेश्वर जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो कहाँ पर है, तो ये भगवान शिव का मंदिर है जो कि उज्जैन में है। और उज्जैन कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। तो महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के किस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त करने की घोषणा की है या नियुक्त किया है। तो वो कौन है, लीसा सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो लीसा सिंह को हाल ही में मैथ्यू हेडन के साथ भारत के साथ व्यापार रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या बनाया गया है, व्यापार दूत बनाया गया है। तो लीसा सिंह अब क्या रहेंगी, व्यापार दूत रहेंगी, किसकी, भारत की ओर से, कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए अगर ऑस्ट्रेलिया की बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो आप महाद्वीप देख रहे हैं ये पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, जिसमें ओशिनिया भी कहते हैं इस महाद्वीप को, जिसमें ये जो आप देश देख रहे हैं ये कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो आपको पता होनी चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरी, जबकि इसकी सबसे कैनबरा, जबकि इसका सबसे बड़ा जो सिटी है वो कौन सी है, सिडनी। और यहाँ की जो राष्ट्रीय भाषा है वो कौन सी है, इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया को खेलों की राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि खेल बहुत ज्यादा यहाँ पर खेले जाते हैं। यहाँ के जो सम्राट हैं वो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, गवर्नर जनरल यहाँ के डेविड हर्ले हैं, और प्रेजेंट टाइम के यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की जो मुद्रा है यानी कि करेंसी है वो क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और इसके इधर हम बात करें तो कौन सा देश आता है इस ओशिनिया में, न्यूजीलैंड। ठीक है, तो इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान रेनाडू के चोल युग के एक दुर्लभ शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो ये जो शिलालेख की प्राप्ति हुई है ये किस राज्य में हुई है, आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले में खुदाई के दौरान जो रेनाडू के चोल महाराजा थे उनके अधीन की एक दुर्लभ शिलालेख की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। और ये जो शिलालेख बताई जा रही है लगभग 8वीं शताब्दी की बताई जा रही है। और ये किस भाषा में उत्कीर्ण है, तो ये तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण है। और ये जो शिलालेख है ये किस चट्टान का एक टुकड़ा है, तो डोलोमाइट चट्टान का एक क्या है, टुकड़ा है। उस समय दरअसल क्या था कि 8वीं सदी में तेलुगु चोल शासक एरिकल मुत्तुराजु धनंजय वर्मा, इनके शिलालेख के रूप में इसे जाना गया है। यह तेलुगु भाषा में उत्कीर्ण सबसे पहला शिलालेख रिकॉर्ड है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए अगर आंध्र प्रदेश की बात आई है तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। किन किन राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इधर तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आपका कौन सा, उड़ीसा। तो इतने राज्यों से क्या करता है, सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश ही वो राज्य है जो कि पहली बार भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया राज्य है, यानी कि भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य पहला कौन सा था, वो आंध्र प्रदेश ही था। कब बना था, 1953 में। किसकी अनशन के कारण, तो एक व्यक्ति थे रामुल्लू, उन्हीं के अनशन के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उस समय भारत सरकार के द्वारा पहला राज्य था जिसे
भाषा के आधार पर क्या किया गया था, अलग किया गया था। अब देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसकी जो राजधानी है वो क्या है, अभी एट टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो अभी तो हैदराबाद है, लेकिन 2024 से कब होने वाली है, अमरावती। उसका कारण 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन अब वो कहाँ चला गया है, तेलंगाना में। इसलिए 2024 तक तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही है, लेकिन 2024 के बाद आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या होने वाली है, अमरावती। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 राजधानियां घोषित की गई थी, अभी कुछ समय पहले मैंने वो भी बताया था। तो यहाँ की जो एग्जीक्यूटिव राजधानी है वो विशाखापट्टनम है, लेजिस्लेटिव राजधानी यहाँ की अमरावती, और यहाँ की जो जुडिशियल राजधानी है वो कौन सी है, कर्नूल। तो इतनी इसकी क्या है, राजधानी। जबकि यहाँ की सबसे बड़ी जो शहर है वो कौन सा है, विशाखापट्टनम। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी हैं। यहाँ की विधानसभा सीटों में 175 सीटें हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं, और लोकसभा सीटें यहाँ पर कौन सी हैं, 25 हैं। और यहाँ की जो भाषा है, भाषा की अगर हम बात करें तो आंध्रा या तेलुगु यहाँ की क्या है, भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज हम कहें तो वो तेलुगु है यहाँ की। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। और एक बात और मैं बता देता हूँ, तटीय रेखा की लंबाई में सबसे ज्यादा गुजरात है, तो दूसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय ने हाल ही में US ओपन में मेन सिंगल्स का पहला मैच जीता है। तो ये जो पहला मैच जीता गया है ये किसके द्वारा जीता गया है, तो ये जीता गया है सुमित नागल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही आंसर है। तो सुमित नागल ने हाल ही में US ओपन का मेन सिंगल्स का पहला मैच जीता है। अब ये जो पहला मैच जीता है ये किससे जीता है, तो ये जीता है ब्रैडली क्लिन जो कि अमेरिका के प्लेयर हैं, इनसे ये हाल ही में क्या हो गए, जीत गए। US ओपन को जीतने वाले मैन सिंगल्स में दूसरे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने कोई मैच जीता है। पहली बार जो जीते थे वो 2013 में जीते थे, और वो कौन थे, सोमदेव देववर्मन, वो पहले व्यक्ति थे। और ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने US ओपन में कोई अपना मैच जीता है, यानी कि पहला मैच जीता है। तो सोमदेव नागल ने ये कारनामा किया है, सुमित नागल ने, सॉरी। जबकि सोमदेव देववर्मन कब जीते थे, 2013 में। विश्व रैंकिंग की अगर हम बात करें तो सुमित नागल की विश्व रैंकिंग जो है वो कौन सी है, 124वीं। अभी इनका अगला मैच भी होना है, लेकिन ये कौन सा मैच था, पहला, जिसे सुमित नागल ने जीत लिया और ये अपने अगले राउंड में पहुंच गए। अब देखिए बात अगर सुमित नागल की आई है तो ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो सुमित नागल हरियाणा के झज्जर जिले के जैतपुर गांव से रहने वाले हैं। ये टेनिस प्लेयर हैं, टेनिस खेलते हैं ये। और एक बात और मैं बता दूं, मिक्स डबल्स का जो खिताब जीता है भारत के लिए एकमात्र पहली बार, वो किसने जीता था, महेश भूपति ने। कब जीता था, 1999 में। किसके साथ, जापान के आई सुगियामा के साथ। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी मंत्रालयों द्वारा मनाए गए इवेंट का नाम क्या है। तो ये जो इवेंट का नाम है वो है स्वच्छता पखवाड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो स्वच्छता पखवाड़ा जो इवेंट है वो सभी मंत्रालयों के द्वारा लगभग मनाया गया। अच्छा, ये क्यों मनाया गया है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आखिर ये मनाया क्यों गया है। तो इसका मनाने का जो कारण है, मेनली अगर हम बात करें तो इसका स्वच्छता की ओर ध्यान केंद्रित करना है। किसका, सभी मुद्दों का, जितने भी मुद्दे चल रहे हैं उनका स्वच्छता को ध्यान में हमेशा रखना है, क्योंकि स्वच्छता का ध्यान रखेंगे तभी हम सही से चीजों को चला पाएंगे। प्लस जितना स्वच्छ रहेंगे उतना ही हमारी जो जीवन प्रत्याशा है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण को मंजूरी दी है। तो ये जो क्षमता निर्माण को मंजूरी दी गई है वो है मिशन कर्मयोगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर इसका सही आंसर है। तो मिशन कर्मयोगी को हाल ही में 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवा क्षमता निर्माण को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है। अब इसका उद्देश्य क्या है, क्यों इसे मंजूरी दी गई है, तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण बनाना, यानी कि उनकी जो सिविल सेवक हैं उनकी क्षमता निर्माण को बनाए रखने के लिए ये कार्यक्रम क्या किया गया है, संपादित किया गया है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ऑन साइट सीखने पर जोर देना, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए नियम आधारित से भूमिकाओं पर आधारित परिवर्तन का समर्थन करना, सिविल सेवा पदों को जांचना, साझा प्रशिक्षण बुनियादी ढांचों के एक पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करना। तो ये सब काम इसके अंतर्गत क्या होंगे, किए जाएंगे। और ये जो योजना है वो 2020-21 और 2024-25 के बीच लागू की जाएगी, यानी कि 2020 से लेके 2024-25 तक ये योजना
चलेगी और इसकी सफलता निगरानी के लिए एक मूल्यांकन मंच भी बनाया जाएगा। तो ये मेनली किसके लिए है? तो ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्या है, शामिल है, जिनके उद्देश्य को या फिर उनकी जो प्रशिक्षण है उनको प्रशिक्षण देके उनको और ज्यादा क्या किया जाएगा, अच्छा इंसान बनाया जाएगा या उनको और ज्यादा शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत द्वारा हाल ही में पबजी समेत कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो भारत सरकार क्या करती है, जैसे ही सीमा पर विरोध होता है चीन के द्वारा तो ऐप पर बंदिश लगा देते हैं। इसका कोई तर्क नहीं है किस तरीके से, क्यों ऐसा वो बार बार कर रहे हैं। पहले 59 ऐप बंद किए, फिर 47 किए, अब 118 कीजिए, तो इसका कोई मतलब तो है नहीं। रोजगार पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। आप देख रहे हैं नंबर 1 ट्रेंडिंग में चल रहा है इस समय कि रिजल्ट फॉर एसएससी एंड एग्जाम फॉर रेलवे, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपना जो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक या जो भी सोशल साइट्स यूज करते हैं तो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि टाइम से ना तो एग्जाम होते हैं और ना टाइम से रिजल्ट आते हैं, और टाइम से रिजल्ट भी आते हैं तो उनकी ज्वाइनिंग लटक जाती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं का सुधार होना जरूरी है। बट मेरे हिसाब से ये जो ऑनलाइन चल रहा है ये एक क्षणिक है, इससे सिस्टम सुधरने वाला नहीं है। जब तक पूरा सिस्टम नहीं सुधरेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किसानों और दैनिक वेतन भोगियों की आत्महत्या के मामले में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये जो लगभग प्रतिशत वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 6% की, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो हाल ही में एक आंकड़े जारी किए गए हैं, किसके द्वारा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, यानी कि केंद्रीय सरकार द्वारा। तो इसमें आत्महत्या के जो मामले हैं पिछले वर्ष की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इनमें 6%। अगर हम बात करें तो पिछली बार जो इसमें लोग मरे थे 2018 में, उनसे अभी कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है? 6% की। 2019 में जिन लोगों ने आत्महत्या की है, चाहे वो किसान हो चाहे वो दैनिक वेतन भोगी हो, वो है 42,480। इसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो क्या है? किसानों का। तो किसानों ने बहुत ज्यादा क्या किया है, इस पर सुसाइड का केस किया है। लगभग 7.4% केवल किसके हैं? किसानों के। अब ये जो आंकड़े जारी किए जाते हैं किसके द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं एनसीआरबी के द्वारा। यानी कि एनसीआरबी क्या है? तो एनसीआरबी के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसके द्वारा ये आंकड़े जारी किए गए। अब इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो किसानों की आत्महत्या वाला जो राज्य बना है वो कौन सा बना है? छत्तीसगढ़, यानी कि 26.4% लगभग। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा किसानों ने और वेतन भोगियों ने क्या की है? आत्महत्या की है। उसके बाद केरल है और उसके बाद कौन सा है? तेलंगाना। तो किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जबकि किसी अगर राज्य में किसी व्यक्ति की अगर सुसाइड कोई कर ले जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो, तो चुनाव के लिए जीतने के लिए वहां पर निर्वाचन होने वाले हैं, तो उसको मीडिया ने इस तरीके से उफान रखा है, पता नहीं क्या हो चुका है। लेकिन किसानों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर हम बात करें तो किसान आत्महत्या की जो दर बढ़ी है वो किन किन राज्यों में बढ़ी है? तो ये बढ़ी है बिहार में सबसे ज्यादा, 44.44% ये दर बढ़ी है। उसके बाद पंजाब है, उसके बाद दमन दीव है। लेकिन सबसे ज्यादा जो केस है वो कहां पर है आत्महत्या के? छत्तीसगढ़ में। कहां पर केस है सबसे ज्यादा? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन 102वीं जीत के साथ महिला व पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा यूएस ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं? तो ये बनी है सेरेना विलियम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो सेरेना विलियम्स हाल ही में 102वीं जीत के साथ महिला और पुरुष वर्ग में सबसे ज्यादा यूएस ओपन मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई। अब ये सेरेना विलियम्स है कहाँ की? तो ये अमेरिका की खिलाड़ी है, टेनिस प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इनोवेशन रैंकिंग 2020 में भारत 50 देशों की सूची में देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस वर्ष जो स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, इसमें वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हमारा सही आंसर है। तो 50 देशों की सूची में 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस बार जो टॉप 50 देश बताए गए हैं
अगर इनकी बात करें तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपको पता होना चाहिए तो स्विट्जरलैंड है, और दूसरे पे स्वीडन है, और तीसरे पे कौन है, अमेरिका। जबकि अगर हम एशिया महाद्वीप से बात करें तो एशिया महाद्वीप में सबसे पहले कौन है, सिंगापुर। तो पहले अच्छा 2020 में तो 48 स्थान पर आ गया है। जबकि हम बात करें कि पिछले वर्ष कौन से पायदान पर थे, तो ये 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर आ गए। पहले कौन से नंबर पर था हमारा भारत, 52वें नंबर पर था। तो टॉप 50 में भारत पहली बार इसमें क्या हुआ है, शामिल हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। इनोवेशन रैंकिंग बढ़ी है, लेकिन अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। अर्थव्यवस्था -24% पहुंच गई है। किसी भी मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने आके अब तक कॉन्फ्रेंस करके कोई भी बात बताई नहीं है। अगर गलती से बाई मिस्टेक अगर यही पॉजिटिव में 10% जीडीपी हो जाती तो सब ढिंडोरा पीटते, सभी राजनीति वाले। लेकिन अब जब 24% हो गई है माइनस में, तब कोई सुनने वाला ना कोई बताने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रदेश सरकार ने वार्षिक परीक्षाओं के लिए 30% सिलेबस कम करने का फैसला किया है? तो ये जो प्रदेश फैसला किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, हिमाचल प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वहां ने क्या किया है कि कोविड-19 की वजह से अपनी परीक्षा का 30% सिलेबस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कौन सा राज्य है, हिमाचल प्रदेश। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इधर लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ से आपको पता है ये बढ़ चुका है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। इधर कौन सा है आपका पंजाब, इधर कौन सा है हरियाणा, इधर उत्तर प्रदेश, और इधर कौन सा उत्तराखंड। तो इतने राज्यों से अपनी ये क्या करता है, सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश। इसकी 2 राजधानी है, कौन कौन सी, शिमला और धर्मशाला। शिमला जो इसकी राजधानी है वो कौन सी राजधानी है, तो वो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और धर्मशाला इसकी शीतकालीन राजधानी है। हिमाचल प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं वो कौन है, वो आपको पता होने चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम के यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बंडारू दत्तात्रेय हैं, और यहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम पर वो जयराम ठाकुर हैं। यहाँ की जो विधानसभा सीटें 68 है, राज्यसभा सीटें 3 है, और लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, 4 है। और यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी, और एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की क्या है, संस्कृत। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। अब कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका लगभग सभी लोगों ने आंसर सही किया, कुछ लोगों ने डिटेल में किया, बहुत अच्छी बात है। मैं यही चाहता हूं कि सब लोग आंसर डिटेल में किया करें। तो क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार द्वारा देश की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की गई है? तो ये की गई है केरल के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। तो काफी लोगों ने इस बार डिटेल में आंसर किया, तो आप ऐसे ही हमेशा डिटेल में आंसर किया करें, और जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी करने की हैबिट बनाए। कम से कम 1 सितंबर से सभी करंट अफेयर पढ़ने की हैबिट डाल लें, और कोई भी समस्या है तो आप हमें बताएं। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिखना है। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वो आपको बताना है, प्लस उस देश के बारे में आपको बताना है, प्लस ये भी बताना है कि उस देश में सोलर ट्री कहां पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या कैसा लगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने जितने भी स्टडी ग्रुप व्हाट्सएप फेसबुक है उसमें शेयर कर दिया करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और चैनल की लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें जिससे आपके दोस्तों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू।